पूजा और राजू की शादी हुई थी। राजू अपने बड़े भाई के साथ रहता था। पूजा की जेठानी का नाम निशा था। निशा को अपने बड़े होने का बहुत घमंड था। वो पूजा से आए दिन काम करवाती रहती थी। पूजा सीधी सादी लड़की थी। वो अपनी जेठानी को ही सास समझकर उसकी हर बात माना करती थी। पूजा, मैं मंदिर जा रही हूँ, घर का सारा काम कर लेना, और जब मैं आऊँ तो घर में कोई काम छूटा नहीं होना चाहिए। दीदी, आप बेफिक्र होकर मंदिर जाइए, मैं यहाँ के सारे काम संभाल लूंगी। पता है कैसे काम संभाल लेगी? मंदिर से आकर मुझे ही सारे काम करने पड़ेंगे। उल्टा सीधा काम करके रख देती है बस। पूजा को निशा बहुत कुछ कह देती थी, परंतु निशा कभी भी उसका पलटकर जवाब नहीं देती थी। पर जब खाना परोसने का समय आता, तब निशा ही खाना परोसती थी। ये क्या कर रही हो? दीदी, इनके लिए खाना लगा रही हूँ। जा, तू देवर जी का मुंह हाथ धुला, खाना मैं लगाती हूँ। पूजा राजू के मुंह हाथ धुलवाने के लिए चली जाती है। अरे, साबुन तो रसोई में ही रह गया, मैं अभी लेकर आती हूँ। जल्दी लेकर आना, भूख बहुत तेज लग रही है और हाथ भी बहुत गंदे हो रहे हैं, जरा साफ तरीके से धोने होंगे। पूजा जब रसोई में जाती है तो उसकी नजर निशा पर पड़ती है। निशा रात की बची हुई रोटी और सब्जी राजू की थाली में लगा रही होती है। वो चाहकर भी कुछ कह नहीं पाती और साबुन लेकर वहाँ से चली जाती है। अरे क्या हो गया? तुम इतनी खोई खोई क्यों नजर आ रही हो? साबुन लेने गई थी तो वहाँ पर किसी बिच्छू ने काट लिया क्या? कुछ नहीं, आप अंदर चलिए। पूजा राजू को अंदर ले जाती है। थोड़ी देर में निशा राजू के लिए खाना लेकर आती है। पूजा बेमन से उस थाली को पकड़ लेती है और राजू के सामने रख देती है। जैसे ही राजू एक निवाला तोड़ता है तो पूजा उसके सामने से थाली हटा लेती है और राजू को सारी सच्चाई बता देती है। मुझे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि भाभी मेरे साथ ऐसा कर सकती हैं। ये सब आपके काम ना करने का नतीजा है। आप कोई काम धंधा नहीं करते ना, इसलिए सब आपको इस घर पे बोझ समझते हैं। आपको अपना कोई काम करना चाहिए। सच में पूजा, आजकल इंसान की अहमियत नहीं है, बस पैसे की अहमियत है। मैं आज से ही कोई काम धंधा ढूंढना शुरू करता हूँ। राजू काम की तलाश करता है, पर उसे कोई काम नहीं मिलता। जब वो थक हार कर घर आता है तो पूजा उससे कहती है, एक बार जब आपने पिज्जा बनाया था तो वो बहुत ही स्वादिष्ट था। क्यों ना आप पिज्जा बनाने की दुकान खोल लें? आजकल सब पिज्जा बहुत पसंद करते हैं। आपका काम भी बहुत अच्छा चलेगा। वो तो सब ठीक है, परंतु मेरे पास पिज्जा बनाने की मशीन नहीं है और वो बहुत महंगी आती है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं वो खरीद सकूं। मेरे मायके में एक पिज्जा बनाने वाली मशीन बेकार पड़ी है, क्यों ना मैं उसे ले आऊं और आप उस पर काम करना शुरू कर दें? पूजा अपने घर से वो मशीन ले तो आती है, परंतु राजू का बनाया हुआ पिज्जा मार्केट में इतना नहीं बिकता, क्योंकि पिज्जा की और भी दुकानें होती हैं। वो उदास होकर जब घर की तरफ जा रहा था, तब उसे किसी का एक्सीडेंट होता हुआ दिखाई देता है। अरे ये गाड़ी तो इस भेलपुरी वाले को उड़ा देगी, इतनी तेज रफ्तार से उसकी तरफ जा रही है। राजू उस गाड़ी से पहले पहुंचकर उस भेलपुरी वाले को बचा लेता है। तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? वैसे भी मेरे परिवार को कौन सा मेरी जान की पड़ी है। अगर कुछ हो भी जाता ना तो कोई नुकसान नहीं होता। तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम्हारी बातों में उदासी झलक रही है। रवि के बार बार पूछने पर राजू सारी कहानी बता देता है और रवि उसको एक पोटली देता है। ये क्या है? मेरे पास कुछ और तो नहीं है। मैं भी तुम्हारी तरह ही एक आम इंसान हूँ, पर तुम ये भेलपूरी ले जाओ और अपने पिज्जा पर डाल देना। पिज्जा में कौन भेलपूरी डालता है भला? जैसा कह रहा हूँ वैसा करके देखना। राजू वो पोटली ले जाता है और अगले दिन भेलपुरी को पिज्जा के ऊपर डाल देता है। पिज्जा की महक इतनी अच्छी होती है कि दुकान पर बहुत सारे ग्राहक आने शुरू हो जाते हैं और सब उसकी भेलपुरी वाले पिज्जा की डिमांड करते हैं। आज तक हमने बहुत तरह के पिज्जा खाए थे, परंतु भेलपूरी वाला पिज्जा तो हमने पहली बार खाया है। इस भेलपुरी वाले पिज्जा की तो बात ही अलग है। इसके आगे तो बाकी पिज्जा फेल। और मेरे लिए 3 पिज्जा पैक कर दीजिए। रवि की दी हुई भेलपुरी से बना पिज्जा अपने ही आप में बढ़ता जाता है। उसने एक पिज्जा पर भेलपुरी लगाई थी, उसी से अनेक पिज्जा बनते जा रहे थे। ये तो सच में एक जादुई भेलपुरी पिज्जा है।
मैं तो मजाक समझ रहा था कि रवि ने मुझे भला क्या दे दिया। अब तो हर कोई इस भेलपूरी पिज्जा की डिमांड कर रहा है और मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। राजू अब दिन पर दिन अमीर होता जा रहा था। एक बार जब राजू और पूजा बात कर रहे थे तो निशा उनकी बातें सुन लेती है। पूजा, अगर तुम सही समय पर मुझे काम करने के लिए नहीं भेजती और वो जादुई भेलपूरी मुझे नहीं मिलती तो आज हम यहाँ पर नहीं होते। हर औरत की यही इच्छा होती है कि उसका पति अपने पैरों पर खड़ा हो, किसी के आगे हाथ ना फैलाए। तो मैंने भी यही किया। अच्छा, तो ये बात है। इनके पास जादुई भेलपूरी पिज्जा है जिसकी वजह से ये इतना अमीर होते जा रहा है। मुझे वो भेलपूरी चुरानी होगी। मैं इन्हें अमीर होते हुए नहीं देख सकती। जब राजू और पूजा सो जाते हैं तो रात के अंधेरे में निशा वो जादुई भेलपूरी पिज्जा चुराने के लिए उनके घर आ जाती है और उस पिज्जा को ढूंढ लेती है। अब इन्हें तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। अब ये जादुई भेलपूरी पिज्जा मेरे हाथ लग गया है। वो जादुई भेलपूरी पिज्जा को जैसे ही हाथ लगाती है तो वो एक विशाल रूप धारण कर लेता है और निशा से लिपट जाता है और उसको कसता चला जाता है। अरे, मेरा दम घुट रहा है। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें हाथ तक नहीं लगाऊंगी। मैंने लालच में आकर तुम्हें पाना चाहा। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। निशा जैसे तैसे उस जादुई पिज्जा से जान छुड़ाकर वहाँ से भाग जाती है। वहीं राजू और पूजा उस जादुई भेलपूरी पिज्जा की मदद से लोगों को फ्री में पिज्जा खिलाते हैं और लोगों की मदद करते हैं। वो बहुत से गरीबों के लिए अस्पताल तथा अनाथ आश्रम खोलते हैं। आनंदपुर नाम के गांव में एक गरीब किसान दंपत्ति रहते थे, विक्रम और लता। उनकी खुद की कोई जमीन नहीं थी, इसीलिए वो गांव के एक रईस आदमी भानु की जमीन पर काम किया करते थे। वो जो भी फसल उगाते उसमें से आधी अच्छी भानु खुद ले जाया करता था और बची हुई फसल इनके हिस्से में आया करती थी, जिसे बेचकर उन्हें बहुत ही कम पैसे मिलते थे। ये लो लता, इस फसल की कमाई। इस बार तो पिछली बार से भी कम पैसे मिले हैं। हाँ, अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। सोचा था थोड़ी अच्छी कमाई होगी तो संजय के कॉलेज की फीस निकल जाएगी, पर अब तो वो भी मुश्किल लग रहा है। पिताजी, मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी कोई काम करूँ जिससे आप दोनों की थोड़ी मदद हो जाएगी। सोच तो तेरी अच्छी है बेटा, पर इस गांव में काम कहाँ है। आप ही ना एक बार उसे थोड़ी कोशिश तो करने दीजिए, हो सकता है उसके नसीब से ही कोई काम मिल जाए। ठीक है, ढूंढो बेटा। अब संजय काम की तलाश में जुट गया। अगली सुबह वो गांव की हर दुकान, हर व्यवसाय में गया। काका, आपके पास कोई काम है जो मैं कर सकूं? नहीं बेटा, हमारा छोटा सा व्यवसाय है, हम घर वाले ही मिलकर संभाल लेते हैं। जी ठीक है। सुबह से शाम हो गई, संजय को कोई काम नहीं मिला। वो निराश होकर गांव के नुक्कड़ पर बैठ गया। सोचा था कोई नौकरी मिल जाएगी और पिताजी की थोड़ी मदद हो जाएगी, पर मुझे तो कोई नौकरी मिल ही नहीं रही। तभी उसे चिंता में बैठा देख उसका दोस्त मयूर उसके पास आया। क्या हुआ दोस्त, तू इतना परेशान क्यों है? अब क्या बताऊं, पिताजी की मदद करना चाहता हूं पर कोई नौकरी ही नहीं मिल रही है। अरे तो खुद का कोई व्यवसाय शुरू कर लो ना। व्यवसाय के लिए भी तो पैसे चाहिए ना, वो भी तो नहीं है। अरे तो भानु सेठ है ना, वो गांव में हर किसी की मदद करते हैं। तू उनसे उधारी ले ले और धीरे धीरे करके सारे पैसे लौटा देना। ये तो सही रहेगा, पर मैं कौन सा व्यवसाय करूं? मयूर ने यहाँ वहाँ नजर घुमाई। गांव में हर चीज थी। तभी दो औरतें बातें करती हुई जा रही थी। आज भैया जी ने मस्त पानी पूरी खिलवाई, पर पानी पूरी खाने के लिए कितना दूर जाना पड़ता है। पानी पूरी हमारे गांव में सब कुछ है, बस पानी पूरी के लिए गांव वाले बगल वाले गांव में जाते हैं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है, और पानी पूरी के ठेले के लिए ज्यादा पैसे उधार भी नहीं लेने पड़ेंगे। अरे 2000 में तेरा काम हो जाएगा। हाँ, चल भानु सेठ से बात करते हैं। मयूर संजय को भानु सेठ के पास ले गया। सेठ जी, संजय को कुछ पैसे उधार चाहिए पानी पूरी का व्यवसाय खोलने के लिए। पानी पूरी का व्यवसाय तो अच्छा है,
वैसे भी मुझे बगल वाले गांव जाना पड़ता है पानी पूरी खाने। कितने पैसे चाहिए? जी 2000। बस, पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, पर मेरी एक शर्त है कैसी शर्त? कि मैं हमेशा तुम्हारे ठेले से मुफ्त में पानी पूरी खाऊंगा। ठीक है सेठ जी। संजय ने बिना सोचे समझे हाँ बोल दिया। मयूर संजय को एक तक देखता रहा। भानु ने संजय को पैसे दिए और वो दोनों वहाँ से चले गए। तूने उसकी शर्त स्वीकारी क्यों? अरे वो पैसे दे रहे थे ना, इसीलिए। अरे गधे, तू जानता भी है कि वो सेठ कितना बड़ा भुक्खड़ पेटू है। गांव के हर खाने के ठेले वाले को उसने उधार दिया है और अब तक हर कोई उसे मुफ्त में खिलाता है और ये भुक्खड़ एक के बाद एक खाता ही रहता है। अरे बाप रे, अब क्या? जो होगा देखते हैं। तू कम से कम अपना व्यवसाय तो शुरू कर। अगले ही दिन संजय ने गांव में पानी पूरी का ठेला खोला। बच्चे बूढ़े जवान हर कोई संजय के ठेले पर पानी पूरी खाने आने लगा। पहले ही दिन से संजय की कमाई शुरू हो गई। वो बहुत खुश था, पर उसकी खुशी को आग लगाने भानु सेठ वहाँ आ पहुँचा। अरे संजय, एक प्लेट पानी पूरी दो तो जरा, तीखा बनाना है। जी। संजय ने भानु सेठ को एक प्लेट पानी पूरी दे दी और भानु ने वो धड़ाधड़ खा लिया। एक और प्लेट पानी पूरी देना। संजय ने एक और प्लेट दी, फिर तीसरी प्लेट और फिर चौथी। ऐसा करते करते भानु सेठ 6 प्लेट पानी पूरी खा गया और बिना 1 रुपया दिए वहाँ से चला गया। संजय को अब समझ आया कि मयूर क्या बोलना चाहता था। फिर ये सिलसिला रोज का हो गया। भानु सेठ रोज 6 प्लेट मुफ्त की पानी पूरी खा जाया करता था। संजय का मुनाफा कम हो रहा था। वो परेशान था। एक दिन इसी चिंता में वो काम कर रहा था कि तभी एक साधु वहाँ आए। बेटा, बहुत भूख लगी है, क्या तुम हमें कुछ खिला सकते हो? मेरे पास तो बस पानी पूरी है, आप यही खा लीजिए। संजय ने उस साधु को 1 प्लेट पानी पूरी खिलाई। उस साधु का पेट भर गया। तुम्हारा कल्याण हो बेटा, क्या मैं तुम्हारे दुख का कारण जान सकता हूँ? संजय ने उसे भानु सेठ की मुफ्तखोरी के बारे में बताया। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मुझे एक साफ प्लेट दो। संजय ने उस साधु को 1 प्लेट दी। साधु ने कुछ मंत्र पढ़े और फिर वो प्लेट संजय को लौटा दी। अब ये जादुई प्लेट है, इसमें तुम जो भी रखोगे वो एक के बाद एक आता ही जाएगा, पर ध्यान रहे इसका एक ही बार उपयोग होगा। समझदारी से इसका इस्तेमाल करना, तुम्हारा कल्याण हो। साधु संजय को आशीर्वाद देकर वहाँ से चले गए। कुछ देर बाद वहाँ भानु सेठ आया। संजय, 1 प्लेट पानी पूरी दो बेटा। सेठ जी, मेरे पास आपके लिए एक चुनौती है। मैं आपको 1 प्लेट पानी पूरी दूंगा, आपको मुझे प्लेट खाली करके दिखाना है। अगर आप मेरी पानी पूरी चुनौती में जीत गए तो मैं जिंदगी भर आपको और आपके परिवार को मुफ्त में पानी पूरी खिलाऊंगा और साथ ही मैं कर्ज के दुगने पैसे आपको लौटाऊंगा। अरे वाह! पर अगर आप मेरी चुनौती में हार गए तो आप गांव के किसी भी ठेले पर कभी भी मुफ्त में खाना नहीं खाएंगे। क्या आपको ये मंजूर है? हाँ हाँ, वैसे भी 1 प्लेट में ज्यादा से ज्यादा 10 ही पानी पूरी होंगे। मेरा तो दुगना मुनाफा है। गांव वाले आसपास इकट्ठे हो गए। संजय ने भानु के लिए पानी पूरी बनाई और उसे उस मंत्रित प्लेट में दे दी। भानु एक के बाद एक पानी पूरी खाता जा रहा था, पर उस जगह अपने आप दूसरी पानी पूरी आ रही थी। भानु ने धड़ाधड़ 20-30 पानी पूरी खा ली, पर फिर भी पूरी प्लेट भरी हुई थी। अरे ये क्या माया है? ये प्लेट खाली क्यों नहीं हो रही? यही तो चुनौती है। भानु ने और 20-30 पानी पूरी खा ली और अब उसकी हालत खस्ता हो चुकी थी। अरे बस बस, अब नहीं हो रहा और नहीं खा पाऊंगा, बिल्कुल नहीं। मैं हार गया। तो अब से आप कभी मुफ्त में खाना नहीं खाएंगे पूरे गांव में? हाँ हाँ, नहीं खाऊंगा। भानु सेठ अपना मोटा पेट पकड़कर अपने घर की ओर दौड़ गया। सारे गांव वाले उसकी ये हालत देखकर हंस पड़े।
और संजय की जादुई पानी पूरियों ने गांव वालों को भानू की मुफ्तखोरी से आजाद कर दिया। भिकू एका लहानशा कुटुंबात राहत असे, ज्यात त्याची बायको मधुर आणि मुलगी मीरा होती. दिवसेंदिवस तुमची मिळकत कमी होत चाललीये. तुम्हाला हा भेळेचा व्यवसाय सोडून एखादं काम शोधायला हवं. कमीत कमी आपलं पोट तरी भरेल. तुला तर माहितीच आहे की मी गेली कित्येक वर्ष भेळीची गाडी लावत आहे. आता हा व्यवसाय चालत नसेल तर मी ती गाडी बंद नाही करू शकत ना. मला खात्री आहे की काही दिवसात सगळं काही ठीक होईल आणि लोक माझ्या गाडीवरचं भेळही खायला येतील. हो हो, जेव्हापासून तुमच्या गाडीच्या बाजूला त्या रमणीकने त्याची गाडी लावली आहे, सगळे लोक त्याच्याच गाडीवर गर्दी करून उभे असतात. आता मी आणखी काय करू शकतो? मी चांगल्या सामानाने चांगली चविष्ट भेळ बनवतो. यापेक्षा जास्त काय करू? काहीही करा आणि घरी पैसे घेऊन या, नाहीतर मी मीराला घेऊन माझ्या बाबांच्या घरी जाऊन राहीन. मला इथे नाही उपाशी मारायचं. अगं असं बोलू नकोस. मी आज नक्की पैसे घेऊन येईन. भिकूने त्याचं सामान उचललं आणि त्याच्या गाडीवर निघून गेला. वाटेत तो भाजी बाजारात थांबला. दादा, मला 2 किलो बटाटे आणि 2 किलो कांदे द्या. चांगले द्या. अरे दादा, तुझी तर भेळीची गाडी आहे ना, मग चांगले कांदे बटाटे काय घेतोयस? तुला तर सडलेले कांदे बटाटे पण चालतील. ते मी तुला कमी भावात पण देऊ शकतो. विचार कर. नको नको, ही भेळीची गाडी माझा व्यवसाय आहे. मी यात फसवणूक नाही करू शकत. तू मला चांगलेच बटाटे आणि कांदे दे. ठीक आहे. तेव्हाच तिथे रमणीकही आला. मला 3 किलो बटाटे आणि 3 किलो कांदे दे. चांगलेवाले नाही नाही, स्वस्तातले. मला थोडीच खायचं आहे. अहो भाऊ, पण तू तुझ्या ग्राहकांना तेच खाऊ घालणार का? ही चांगली गोष्ट नाही. अरे काय चांगलं आणि काय वाईट हे तू मला शिकू नकोस हा. मी माझं पाहून घेईन. तू तुझ्या गाडीवर चांगल्या कांदे बटाट्यांनी भेळ बनव आणि स्वतःच खा. नाही तरी तुझ्या गाडीवर येतच कोण? भिकूचा चेहरा पडला आणि तो तिथून निघून गेला. भिकूच्या बाजूलाच रमणीक त्याची गाडी लावत असे. रमणीकची गाडी लागताच तिथे ग्राहकांची गर्दी होत असे आणि भिकूच्या गाडीवर कोणीच येत नसे. या या, चविष्ट भेळ खा. कांदा भेळ, बिना कांद्याची भेळ. भिकू जोर जोरात हाका मारायचा, पण तरीही त्याच्या गाडीवर कोणीच जात नसे आणि तेच रमणीकच्या गाडीवर गर्दी होत असे. अरे आधी मला दे. अरे नाही, पहिला मी आलो होतो, मला दे. सर्वांना देतो, भांडू नका. आपल्या गाडीची ही अवस्था पाहून भिकू काळजीत पडला. एवढे प्रयत्न करूनही लोक इथे येतच नाहीत. देवा, आता मी काय करू? तूच मार्ग दाखव. भिकू रात्री उशिरापर्यंत गाडीवर उभा राहिला, पण आजही त्याची विक्री झाली नाही. तो उदासपणे घरी परतला. आजही विक्री झालेली दिसत नाहीये. हो, आजही सगळी गर्दी रमणीकच्या गाडीवरच होती. तुम्ही तुमची भेळेची गाडी बंद करून टाका. आता तर घरात किराणा नाही. असंच चालू राहिलं तर आपण उपाशी मरू. तू काळजी करू नकोस, काहीतरी नक्कीच होईल. हीच गोष्ट तुम्ही गेल्या 6 महिन्यांपासून बोलतात. आतापर्यंत काहीच बदललं नाही. जर तुम्ही पैसे कमवून आणले नाही तर मी माझ्या माहेरी निघून जाईन मीरा सोबत. अगं मला काही दिवस तरी दे. घरात फक्त एक वेळचं धान्य आहे. जर उद्या तुम्ही पैसे आणले तर ठीक आहे, नाहीतर एकटे राहा या घरात. मी माझ्या मुलीला भुकेने कळवळताना पाहू शकत नाही. माझे बाबा आम्हा दोघींना पोसू शकतात. ठीक आहे. एका बाजूला भिकू गाडीवर धंदा होत नसल्यामुळे उदास होता आणि दुसऱ्या बाजूला त्याची बायको त्याच्या समस्या आणखी वाढवत होती. दुसऱ्या दिवशी भिकूने रोजच्या प्रमाणे भेळेची तयारी केली आणि आपल्या गाडीवर जायला निघाला. वाटेत त्याला भाजीवाल्याने हाक मारली. अरे भावा, आज कांदे बटाटे नकोत का? नाही दादा, कालचेच कांदे बटाटे आहेत. ठीक आहे. भिकू त्याच्या गाडीवर पोहोचला आणि रोजच्या प्रमाणे त्याने गाडी लावली. बाजूलाच रमणीकनेही त्याची गाडी लावली.
आणि रमणीकच्या गाडीवर गर्दी होऊ लागली. स्वादिष्ट भेळ या, कांदा भेळ, बिना कांद्याची भेळ, आंबट भेळ, गोड भेळ, या या. त्याच्या ओरडण्याचाही काही फायदा झाला नाही. एकही ग्राहक त्याच्या गाडीवर आला नाही. तो उदास झाला आणि त्याच्या डोळ्यातून अश्रू वाहू लागले. अरे देवा, एक कसले दिवस दाखवतो आहेस. आज जर मी घरी पैसे नाही घेऊन गेलो तर घरात खायला काहीच नाहीये आणि मधू मीराला घेऊन माहेरी निघून जाईल. कळत नाही आता काय करू. त्याच वेळी भिकूच्या दुकानावर एक म्हातारी बाई आली. काय झालं बाळा, तू का रडतोयस? आता काय सांगू आई, परिस्थितीच अशी आहे. सगळं काही चांगलं करूनही परिस्थिती बदलतच नाहीये. मी चांगलं सामान आणतो तरी ग्राहक त्या रमणीकच्या गाडीवर भेळ खातो. माझं कुटुंब तर आता भुकेने मरायची वेळ आली आहे. तू उदास होऊ नकोस. हा घे, हा जादूचा मसाला आहे. तू हा मसाला तुझ्या भेळेत टाकलास की ग्राहक तुझ्याकडे ओढले जातील आणि तुझ्या सगळ्या समस्या सुटून जातील बाळा. भिकूने त्या म्हाताऱ्या बाईच्या हातून तो जादूचा मसाला घेतला आणि ती म्हातारी बाई अदृश्य झाली. अरे, त्या कुठे गेल्या? आई, ओ आई. भिकू म्हाताऱ्या बाईला शोधत राहिला, पण ती बाई अदृश्य झाली होती. ती बाई कोण होती आणि कुठे गेली अचानक? हा मसाला खरंच जादूचा आहे का? भिकूने मसाल्याचा डबा उघडला आणि थोडासा जादूचा चाट मसाला आपल्या बटाट्यात टाकला आणि त्याने असं केल्याबरोबर सगळी गर्दी त्याच्या गाडीवर ओढली गेली. मला एक सुकी भेळ. मला आलू चाट. मला तिखट भेळ. आता देतो. भिकू ग्राहकांची मागणी पूर्ण करू लागला आणि ग्राहक वाढतच जात होते. तो एकाची मागणी पूर्ण करायचा तर दुसरा हजर. आज पहिल्यांदा भिकूकडे एवढे पैसे होते. काही तासातच त्याचं सगळं सामान संपलं आणि तिथे रमणीकच्या गाडीवर एकही ग्राहक नव्हता. रमणीक रागाने भिकूकडे पाहत होता. भिकूने त्याची गाडी बंद केली आणि तो घरी परतला. हे घे मधू, आजची कमाई. एवढे पैसे? आणि ही घे बाहुली, तुझं चॉकलेट. आई बघ, बाबांनी माझ्यासाठी चॉकलेट आणले. माझे प्रिय बाबा. एवढे पैसे कुठून आणलेत? गाडीवरून कमवून आणले आहेत. भिकूने मधूला जादूच्या मसाल्याबद्दल सांगितलं. वा, ही तर खूपच चांगली गोष्ट आहे. अरे, आता आपले चांगले दिवस आले आहेत. आता कधी रिकाम्या हाताने परत यावं लागणार नाही. पण तो जादूचा मसाला संपला तर? त्याचा सुद्धा उपाय आहे माझ्याकडे. भिकूने एक मसाल्याचं पोतं आणलं आणि त्याने तो जादूचा मसाला त्या पोत्यात टाकला आणि अख्खं पोतं चमकू लागलं. बापरे, आता हा सगळा मसाला जादूचा मसाला आहे. असं आपण नेहमी जादूचा मसाला बनवत राहू. आणि एवढे पैसे रोज कमावू. दुसऱ्या दिवशी भिकू आनंदाने त्याची गाडी लावू लागला, कारण गाडी लागताच ग्राहकांची गर्दी होत असे. भिकू खूप खुश होता. काही दिवसांनी रमणीकने त्याची गाडी तिथून हलवली. आता त्या विभागात फक्त भिकूचीच गाडी होती, जिथे नेहमी ग्राहकांची गर्दी असे. आणि ही कमाल होती जादूच्या चाट मसाल्याची.